आज सुनिए प्रतिष्ठित व जानी मानी हिंदी लेखिका नीला प्रसाद की लिखी हुई कहानी बार्बी डॉल्स। ये कहानी कथन पत्रिका में सन 2012 में प्रकाशित हुई थी। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मैंने खुद को आईने के सामने खड़ी होकर देखा। फूले फूले गालों, झरकर पतले हो गए बालों, पसर कर कमरा हो चुकी कमर, झुर्रियों की आहट समेटे चेहरे, थकी हुई आँखों और चर्बी की परतों से लदे पेट को। मैं अफसोस से भर उठी। मैंने खुद को एक बार फिर दाएं और बाएं घूमकर देखा, इधर उधर, आगे पीछे, हर कोण से देखा। नहीं, किसी भी कोण से चेहरेपन की कोई आशा शेष नहीं बची थी। मैं, जिसे छुटपन में दुलार से सब प्यारी गुड़िया कहा करते थे, अब किसी कोण से प्यारी या गुड़िया नहीं लगती थी। शादी के बाद सागर भी लाड़ में कह देता था कि मैं तो उसकी एडल्ट बार्बी हूँ, सधे शरीर, आकर्षक चेहरे वाली बार्बी। मेरे दिल में दर्द का समंदर पछाड़े खाने लगा। सागर भले जताए कि वो मेरे शानदार फिगर या आकर्षक शक्ल पर नहीं, मेरी तीक्ष्ण बुद्धि पर मर मिटा था। शानदार फिगर मेंटेन करने या सजी धजी आकर्षक लगी रहने को उकसाने का सिलसिला उसकी ओर से कभी खत्म नहीं हुआ। अब तो शादी के 3 दशक होने को आए और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि खूबसूरत चेहरा और छरहरा शरीर उसकी कितनी बड़ी कमज़ोरी है। दरअसल पति को खुश रखने और उसकी पसंद से सजने के संस्कार मेरे भीतर इतने गहरे समाये हैं कि चेहरे पर कोई दाग धब्बा, खुरदुरापन या खराब फिगर मुझे तत्काल पार्लर के फेरे लगाने, खान पान में सावधानियां बरतने या स्किन स्पेशलिस्ट के चक्कर काटने को उकसाने लगता है। इन समस्याओं का कोई हल न निकले तो मैं हताशा के काले अंधेरे में डूबने लगती हूँ। आखिर उस पति की प्यारी बनी रहने का मामला ठहरा जिसे खूबसूरत लड़कियां बड़ी आसानी से लुभा लेती हैं। कभी कभी कसक तो होती है कि काश सागर खूबसूरती का इस कदर दीवाना नहीं होता। तब मैं चेहरे और फिगर को लेकर इतने तनाव में जीने के बजाय व्यक्तित्व के दूसरे हिस्से संवारने पर भी ध्यान दे पाती। पर आईने ने अभी जो दिखाया उससे सचमुच घबरा उठी हूँ मैं कि आखिर इतनी जल्दी बूढ़ी कैसे हो गई। पर क्या इसे जल्दी कहा जा सकता है? जब मैं मध्य वय की ड्योढ़ी छू रही पोस्ट मेनोपॉज महिलाओं की खतरनाक जमात में शामिल बेटा बेटी ब्याहने की उम्र वाली महिला हूँ, जिसने रिटायरमेंट के साल गिनने शुरू कर दिए हैं। चाहती तो यही रही कि ऑफिस की उन महिलाओं की जमात का हिस्सा बनूं जो रिटायरमेंट के दिन तक कभी 40 से ज़्यादा की नहीं लगीं। पर शायद उनका जीवन मेरी तरह पेचीदा नहीं रहा होगा। 10 चिंताओं से लदी फिगर और खूबसूरती को लेकर अवास्तविक चाहनाओं से घिरी किसी ऐसे पति के साथ नहीं रह रही होंगी जो अपनी करनियों और सोच से पत्नी को हर वक्त सूली पर लटकाए रखे। वे उन भाग्यशालियों में होंगी जिनके पति को पत्नी के बुढ़ापे से कोई समस्या नहीं होती। वे शान से बूढ़ी हो सकती हैं, पर निश्चिंतता उन्हें बूढ़ी होने देती नहीं है। आश्चर्य कि सागर जैसे पुरुष के जाल में मुझ जैसी कोई आ फंसी, जिसके घर फैशन वगैरह का कोई चलन ही नहीं रहा कभी। फैशनेबल कपड़े पहनना और ब्यूटी पार्लर जाना तो मैंने अपने घर की अति पारंपरिक सोच के विरोध में शुरू किया था। फिर मुझ विद्रोही के फैशनेबल और स्मार्ट लुक ने मुझे एक सौंदर्य पिपासु खूबसूरत पुरुष की नज़रों में ला उसकी पत्नी बना दिया। और अब मैं अपनी स्मार्टनेस, अपना सौंदर्य बरकरार रख सकने की कोशिश में हलकान हुई जीती हूँ। शायद ये पिछले पूरे महीने बार बार कॉन्फ्रेंसों, मीटिंगों में खाना खाने और घर पर मेहमानों के स्वागत में बनाए जाने वाले विशेष व्यंजनों का असर है। साथ ही मीठा खाने की न छूटने वाली मेरी आदत। ऐसा क्यों करती हूँ मैं, जब जानती हूँ कि मेरे मोटापे से सागर कितना परेशान हो जाता है। दिन भर तनवंगी, छरहरी, सुडौल, सजी धजी, निमंत्रण देती युवा लड़कियों से घिरा वो जब शाम को मेकअप विहीन, मुसड़े कपड़े लादे, थकी हारी, बुझी सी बीवी से टकरा जाता है तो परेशान हो जाता है। उसकी चाहना कि टीवी सीरियलों, विज्ञापनों में दिखती महिलाओं की तरह मैं भी उसके घर लौटने पर सजी धजी इंतज़ार में मुस्कुराती मिलूं, कभी पूरी नहीं होती। मैं तो सुबह उसके ऑफिस के लिए निकलने के बाद आपाधापी में तैयार होकर काम पर निकलती हूँ और शाम को उसके घर लौटने से पहले ही नाश्ता तैयार कर लेने की ख्वाहिश में ऑफिस से आते ही सीधा रसोई का रुख करती हूँ।
वो मुझे कभी सजी धजी या अच्छे कपड़ों में नहीं देख पाता, पर इससे उसे इतना फ़र्क क्यों पड़ना चाहिए आखिर? मेरे अंदर की वो लड़की जिसे घर पर बस दिमाग बनी जीते रहने की शिक्षा मिली, अक्सर विद्रोही हो उठती है। पति की नज़रों में पत्नी की सिंसियरिटी, केयरिंग नेचर, रिश्तों में ईमानदारी, मेधा, दुनिया में कुछ कर दिखाने की चाहना प्राथमिकता पर क्यों नहीं होनी चाहिए? खैर, वजन घट जाए तो मैं दस्तक देते रोगों से छुटकारा पा लूँगी और खुद को आईने में देखकर खुश भी हो लूँगी। और चमकता चेहरा, भाई वो भी हो जाए तो बुरा क्या है? पर सुबह की मॉर्निंग वॉक पर जाना शुरू करने, एक्सरसाइज करने का समय निकालने या खाना संयमित करने की योजना बनाने से पहले अभी तो पार्लर जाना है। अपॉइंटमेंट 12:30 बजे का था और 12 बज चुके थे। शनिवार था, इसीलिए मंगल शनि बाल कटाने से बचने वाली पारंपरिक महिलाओं की भीड़ वहाँ नहीं मिलनी थी। मिल सकती थी तो मुझ जैसी आज़ाद ख्याल महिलाएं, जिन्हें ऐसी परंपराओं से बगावत करने में आनंद आता है, या फिर किशोरियाँ जिन्हें बड़ों की बात न मानना ही भाता है। मजबूरी की मारी कुछ महिलाएं भी बाल कटाने से बचकर फेशियल वगैरह के लिए आई मिल सकती हैं, क्योंकि रविवार को ये पार्लर बंद रहता है। इस पार्लर में तो वैसे भी वे मध्यम वर्गीय लड़कियां या महिलाएं ही आती हैं जो या तो ज़्यादा पैसे खर्चने की स्थिति में नहीं होती या जिन्हें खर्चना गवारा नहीं होता। और फिर पार्लर भी कैसा? एक बेडरूम के LIG फ्लैट की पिछली बालकनी में एक हाउसवाइफ द्वारा चलाया जा रहा पार्लर, जहां बाहर कोई बोर्ड तक नहीं लगा। अंदर अंदर सबको पता है कि यहाँ कोई कमर्शियल एक्टिविटी चलती है, पर पुलिस के आने की खबर लगते ही सारा साजो सामान गायब और सारे पड़ोसी मुकर जाने के लिए तैयार कि यहाँ कोई पार्लर चलता है। तो एकजुट या कहें कि मिली भगत के तहत चलता है ये सब, जहाँ हम जैसे उसके कस्टमर कम पैसों में काम चला लेते हैं और वो पुलिस को घूस देने या सरकार को टैक्स देने से बच जाती है। दरअसल खूबसूरती और बदसूरती के बीच की दीवार को पाटती ऐसी जादुई जगहें मुझे बचपन से लुभाती रही हैं। ये ख्याल अपने आप में कितना आकर्षक है कि कोई असुंदर सी दिखती लड़की यहाँ घुसकर सुंदर सी दिखती बाहर आ सकती है। रूप रंग को लेकर हीनता से घिरी कोई आत्मविश्वास से भरपूर बनी यहाँ से निकलती दिखती है तो मुझे इन जैसी जगहों की सार्थकता पर गर्व होने लगता है, मानो ये सब खुद मेरा ईजाद किया हुआ हो। पर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि यह आत्मविश्वास नकली है। असली है अपने पैरों खड़े होने, रंग रूप से परे अपनी बुद्धि के बूते कुछ कर दिखा सकने का आत्मविश्वास। ये जादुई दुनिया चेहरे को तो खूबसूरत बना सकती है, उस पर असली आत्मविश्वास की परतें नहीं चढ़ा सकती। मैं याद करती तो हैरान हो जाती कि खुद मुझे इस जादुई दुनिया में घुस पाने की शुरुआत करने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। हमारा घर उन घरों में से था जहाँ इंटेलिजेंट होना काफ़ी था, चाहे आप अनाकर्षक से ही क्यों ना दिखते हों। पढ़ाई में अच्छा होना आपकी पहली प्राथमिकता होनी तय थी, चेहरा मोरा, कपड़े वगैरह दूसरी। वातावरण ऐसा कि पढ़ाई में श्रेष्ठता के बदले सुंदर दिखने की चाहना गलत ही नहीं, गुनाह मानी जाए। अपने इंटेलिजेंस, अच्छे चरित्र और अच्छी नौकरी के बूते साधारण रंग रूप की होते हुए भी हमें बिना दहेज अच्छा वर मिल जाएगा, ऐसा पिता का मानना था। खुद की साज सज्जा की बजाय घर की साज सज्जा करने, खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करने वाली उनकी कमाऊ बेटियां होनहार लड़कों को आकर्षित करेंगी, उन्हें तैसा लगता था। पर जल्दी उन्हें समाज ने समझा दिया कि उनकी यह सोच नितांत अव्यवहारिक थी। पर यह कहानी तो बात की है। उससे पहले मैंने एक आदर्शवादी वातावरण में भाई बहनों, माता पिता की सोच को धता बताते, एक तरह से उनसे बगावत करते उस पनाहगार में घुसना चुना जो मेरे जाने एक जादू था। बड़ी बहन पर मेरी इस गुहार का कोई असर नहीं होने पर कि वो मेरे बाल कंधे तक छोटे कर दे ताकि मैं चोटी बनाने और असुंदर दिखने से बच जाऊं, मैंने ठान लिया कि शहर में पार्लर खुलते ही चुपके से वहां चली जाऊंगी। बहन को आशंका थी कि कटे बाल झुलाती आईने में खुद को निहारती रही तो मेरी पढ़ाई पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। पर उस घर में जहाँ फिल्मी गाने गाना, फिल्में देखना और लड़कों से दोस्ती की चाहत बिगड़ जाने का इशारा समझी जाती थी, मैंने कई गुनाह एक साथ कर डाले। अपनी घनी आपस में जुड़ी बहुओं को कैंची से अलगा खुद ही धनुषाकार कर डाला
और शहर में पहला पार्लर खुलते ही जेब खर्च के पैसों से बाल छोटे ही नहीं, लहरियादार भी करा लिए। जाहिर है कि मैं सुंदर नहीं तो आकर्षक तो दिखने ही लगी होंगी, तभी लोगों का ध्यान मेरी ओर खींचने लगा। फिर तो क्लास में बिना पहले 5 में आए या जी तोड़ मेहनत करने वाली पढ़ाई किए किस्मत से अच्छी नौकरी मिल गई। चुपके चुपके प्यार भी हुआ। विवाह भले पहले प्रेमी से नहीं हो पाया हुआ अपनी पसंद और पिता की रजामंदी से। शादी के बाद अक्सर लगता रहा कि झोंक में शादी भले कर ली, महानगर में पले बढ़े पति को छोटे शहर की पत्नी लाने का अफसोस लगातार बना रहा। तभी वो पत्नी को स्मार्टनेस बरकरार रखने और चेहरे मोहरे रख रखाव पर पूरा ध्यान देते रहने को लगातार उकसाता रहा। वैसे भी छोटे शहर और महानगर के फैशन सेंस में बहुत अंतर था। साज सज्जा पर कम से कम पैसे खर्च करने के संस्कार मेरे चरित्र में इतने गहरे घुसे थे कि पति की नज़रें मेरे कस्बाई सोच और आउटडेटेड फैशन सेंस पर जब तब अफसोस जताती रहती थीं। तब भी मैंने कोशिश लगातार जारी रखी और शादी के लगभग 3 दशकों बाद भी पति की नज़रों में अच्छा दिखने की मेरी चाहत खत्म नहीं हुई। अब पार्लर विजिट इस उम्र में कॉस्मेटिक कम थेराप्यूटिक ज़रूरत ज़्यादा बन गया है। किशोरावस्था में कंधे तक कटवाए गए बाल अब थोड़े और छोटे होकर बस कानों को ढकते हैं। खुद को आईने में देखती हूँ तो भरोसा नहीं होता कि वो मैं ही थी कभी। कमर से नीचे तक बालों की चोटी लटकाए आपस में जुड़ी भौहों वाली खुद को आईने में देख परेशान होती किशोरी। पार्लर में टाइम पर पहुंच गई। इस पार्लर में मॉल वाले रेट्स की तुलना में पैसे तो कम लगते ही हैं। किसी फॉर्मल वातावरण का एहसास भी नहीं होता। लगता है जैसे कोई घरेलू मंडली जमी है। गपशप के लिए महिलाएं इकट्ठा हैं और गप्पे मारते बाल काटे जा रहे हैं। फेशियल हो रहा है, आईब्रो बनाई जा रही है, मैनीक्योर पेडिक्योर ब्लीच किया जा रहा है। काम वाली के आते ही सबों के लिए फटाफट चाय का इंतज़ाम भी हो जाता है और महिलाओं की भीड़ चाय की चुस्कियां लेती मज़े से अपनी बारी आने का इंतज़ार करती रहती हैं। इस माहौल में धीरे धीरे काफ़ी लड़कियां महिलाएं एक दूसरे को जानने लगी हैं। आज भी वहाँ पहचान वाले कई चेहरे मिल गए। कविता, जो बिहार के मधुबनी से प्रेमी के साथ भागकर दिल्ली चली आई और शादी कर ली, वो दुर्भाग्य से दिनों दिन मोटी होती जा रही थी। उसका पति जोर डालता रहता था कि वो यौवन और ताजगी खोते जा रहे चेहरे की उम्र किसी तरह थामे रखे। अपनी उम्र से ज़्यादा तो नहीं ही दिखे। वो जिम जाती तो वज़न घट जाता, पर जैसे ही जाना बंद करती पहले से ज़्यादा वजनी हो जाती। समूह की महिलाएं उसे तरह तरह की सलाह देती, जिन्हें वो ध्यान से सुनती और आजमाती। सुंदर सी तनु, जिसे शादी के 5 साल बाद भी कोई संतान नहीं हो पाई, समय काटने को पति के ऑफिस निकल जाने के बाद पार्लर आ जाती थी। अपने चेहरे की मालिश करवाकर पैसे देने के बदले दूसरी महिलाओं के बाल काट देती। चाहती थी कि वो माँ नहीं बन पा रही तो खूबसूरती के बल पर पति का दिल जीते रखे। साइज 0 में आ जाने और किसी फिल्मी हीरोइन नुमा धज में तब्दील हो जाने को तत्पर प्रज्ञा, जिसकी शादी की बातचीत चल रही थी। ममता दीदी, जो बस आईब्रो बनवाने आती पर लंबे समय तक जमी रहकर पास पड़ोस की तमाम खबरें सुना जाती। हमें पता था कि कैसे उनकी बहू ने महंगे पार्लर में जाकर चेहरा धमकाने पर हजारों हजार फूंक डाले, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पड़ोसी की ठिगनी सी रागिनी ने साड़ी में छुपाकर 6 इंची हील पहने खुद को लड़के वालों के सामने प्रस्तुत किया और शादी ठीक हो गई। सांवली या काली सी रूबी, जिसने फेशियल ब्लीचिंग के इतने सेशन करवाए पर ना रंगत में सुधार आया ना शादी ठीक हो पाई। और वो चर्बी हटाने की इंस्टेंट क्रीम आई है जिससे 3 हफ्तों में शरीर की सारी चर्बी गल जाती है, वही तो इस्तेमाल की थी अनन्या ने। तो अमरीकी दूल्हा तो उसे देखता ही रह गया। जब 6 महीने बाद शादी का वक्त आया तो फिर इस्तेमाल कर ली, पर कोई साल दर साल तो ये सब इस्तेमाल कर नहीं सकता। इसीलिए शादी के बाद पोल खुल गई। वो तो कहो कि उसका पति बहुत अच्छा है, कोई तलाक वलाक की बात नहीं की। इतना पर कहा कि जिम जाओ और ख़ुद को मेंटेन रखो, मोटापा नहीं होना चाहिए बस। एक नई लड़की भी थी वहाँ जो नीलम से कह रही थी, नीलम दीदी, आपने मेरे बाल इतने अच्छे काटे कि बॉयफ्रेंड ने कह दिया कि कंगना राणावत जैसी लगने लगी हूँ। मैंने तो खुश होकर उसके द्वारा फैशन फिल्म में पहनी ड्रेस जैसी एक ड्रेस भी ले ली। मैंने कहा उससे कि जैसे तुम चाहोगे वैसे ही रहूँगी, जैसे चाहोगे वैसे जीऊँगी, बस मुझे प्यार करना कभी मत बंद करना।
मैंने अंदर से असहज महसूस करते उससे नाम पूछा। वो मुस्कुराती इतराती बोली, अनामिका। ये असली नाम था या प्रेमी की छाया बनी जीने को आतुर किसी लैला का नकली नाम? सोच नहीं पाई। सोमा को चिंता थी कि उसका फेस क्रीम कुछ काम नहीं कर रहा, चेहरा मुरझाया सा लगता है और सब इस बाबत टोकते रहते हैं। वो चाहती थी कि वहाँ उपस्थित महिलाएं उसे सलाह दें कि वो कौन सी नई क्रीम खरीदे। और सोनाली के बाल झड़ रहे थे, खासकर ललाट के ठीक ऊपर वाले। क्या ऑलिव ऑयल सचमुच कारगर होता है? उसने पूछा। सामने से बाल झड़ जाएं तो कितना बुरा लगता है ना। महिला होने की दिक्कत यह है कि क्या पति, क्या बच्चे, परिवार, समाज, ऑफिस, सबों की, कहा ना, सबों की चाहना यही होती है कि आप सुंदर दिखें। अब सुंदर दिखना तो हर महिला चाहती है, पर अगर उससे फर्क नहीं पड़ता हो तब भी वो इस चाहत से लाद दी जाती है। मैंने प्रशंसा भरी निगाहों से उसकी समझदारी की दाद दी, पर इस सारी बातचीत के बीच मेरी नज़रें दीपाली को खोज रही थी। पिछली बार आई तब भी वो नहीं मिली और आज भी नहीं दिख रही है। वैसे तो संयोग हो ही सकता था कि उसके और मेरे आने के दिन अलग अलग हों, पर उसे लेकर एक आशंका इन दिनों मुझे घेरे हुए थी। इसीलिए मैं उससे मिलने को बेचैन थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो कॉलेज में पढ़ रही कोई फैशनेबल कुंवारी लड़की समझा, पर बात निकलने पर उसने हंसते हुए ललाट पर झूलते बालों की लटें हटाकर सिंदूर का निशान दिखा दिया। वो भले हर वक्त हंसती रहती थी, उसकी आंखें कोई दूसरा ही नज़ारा पेश करती थीं। इसीलिए मुझे उसके लिए डर लगता रहता था। उसका पति बहुत कड़े स्वभाव का था, उससे अच्छा बर्ताव नहीं करता था और जब भी कहीं गैदरिंग या पार्टी वगैरह में जाना हो उसे सख्त हिदायत देता था कि वो पार्लर जाकर चेहरा सजा संवार ले। मुझे आशंका हुई कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही। नहीं आंटी, झूठ क्यों बोलूँगी? जवाब देते उसके चेहरे पर आश्चर्य उभर आया था। मुझे तो +2 पास करके ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू किए कुछ माह ही बीते थे कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया। मेरी सास और ननद आईं एक दिन और मेरे भाई भाभी से कहा कि हमें तो दीपाली को तुरंत अपने घर ले जाना है। अंदर की बात ये थी कि मेरे पति को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी, तो जैसे ही मेरी फ़ोटो देखकर उन्होंने हाँ की, सास झटपट हमारे घर आकर बात पक्की कर गई। पर जब शादी हो गई तो उन्हें लगने लगा कि हड़बड़ी में शादी कर दी। दहेज की बात तय हुई नहीं और मेरे भाई भाभी ने बहुत कम सामान दिया। अब वे ताने देती रहती हैं कि मेरे इतने काबिल लड़के को ठग लिया। पर पति तो अच्छा बर्ताव करते हैं ना? मेरे ये पूछने पर वो उदास हो गई। उन्हें तो बस हर समय मेरी देह और साज सज्जा की पड़ी रहती है। बिन सजी देख जाऊं तो नाराज़ हो जाते हैं। अकेले में मिले नहीं कि छूना शुरू। कभी गिफ्ट देना हो तो खूबसूरत ब्रा, पारदर्शी गाउन, घुटने तक की नाइट ड्रेस, यही सब लाएंगे। माँ पापा पहले ही गुजर गए, भाई पर बोझ थी, उन्होंने ब्याह दिया। अब ना तो हाथ में पैसे हैं ना ससुराल में इज्जत, पर क्या करूँ, जीना तो है ना। मैं तो भाई भाभी से बात करती हूँ तब भी आसपास कोई ना कोई खड़ा रहता है कि कहीं ससुराल वालों की शिकायत तो नहीं कर रही। वैसे भी किस दोस्त को कॉल किया या किसे क्या मैसेज भेजा, पति चेक करते रहते हैं। इतनी बंदिशें हैं कि तो पढ़ाई पूरी कर लो पहले, फिर ही तो आगे कुछ सोच पाओगी। पढ़ने नहीं देना चाहते। घर के काम, खाना पकाना, यहाँ तक कि बर्तन तक मुझे ही मांजने होते हैं। उसके ऊपर से सब चाहते हैं कि हर वक्त मैं सजी धजी रहूं। कोई आपकी तरह थोड़े हूँ कि घर पर काम वालियाँ हैं। सुबह उठे और तैयार होकर नाश्ता करके काम पर निकल गए। 20 की उम्र में यह हाल है, पता नहीं सारी ज़िंदगी कैसे कटेगी। मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ आंटी। मैं चाहती हूँ कि मैं भी सुबह वॉक पर जाऊँ, बना बनाया खाना खाऊँ, ऑफिस में कुर्सी पर बैठकर हुक्म चलाऊँ। वो उदास दिखती हुई भी मुस्कुरा दी और मांगने पर बहुत डरते डरते अपना मोबाइल नंबर दे दिया। जब बाद में कई बार पार्लर जाने पर भी उससे भेंट नहीं हुई तो मैंने झिझकते हुए उसका मोबाइल नंबर घुमा दिया। उसने ठीक से बात नहीं की, शायद कोई पास खड़ा था। मुझे चिंता हुई। 2-1 दिन बाद मैसेज किया, सब ठीक तो है? उसने एक शब्द लिखा, हाँ। मिलो ना एक दिन। मैंने हिम्मत करके लिख दिया। उधर से कोई जवाब नहीं आया। अगली बार वो पार्लर में मिली तो देखकर संकोच से मुस्कुराई। मैंने सबों के सामने कुछ नहीं कहा, पर बाहर निकल कर बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी सास से बात करूँ। इस तरह तो तुम खत्म हो जाओगी। सिर्फ साज सज्जा के बल पर पति को कब तक बांधे रख पाओगी? कभी तो बाल बच्चेदार होकर बूढ़ी होगी ना।
तुम्हारी भी इच्छा होती होगी कि पास में पैसे हों, अपनी पसंद से कुछ खरीदें, अपने मन से किसी को कुछ दें। हाथ खर्च के पैसे तुम्हारा अधिकार हैं। वो डर गई। किसी अधिकार की बात आप मेरी ससुराल में नहीं करेंगी आंटी, आप वहाँ नहीं जाएंगी। मैंने बेकार ही आपको इतनी सारी बातें बता दी। और वो मुड़कर तेजी से चल दी। मुझे उसके घर का पता मालूम नहीं था, वहाँ जाने को उसने मना भी कर दिया था, पर उसके बारे में सोचते, उसकी याद आते ही चिंता सताने लगती। वो ठीक तो है? तब मैं एक एसएमएस भेज देती थी, ठीक हो? वो लिखती थी हाँ, और बात खत्म हो जाती थी। फ़ोन वो उठाती नहीं थी, शायद व्यस्त रहती होगी या बात करने की इजाज़त नहीं होगी। कोई पास आकर खड़ा हो जाता होगा और वो संकोच में पड़ जाती होगी, या फिर आशंकाएं मन में आती रहती। ऐसे ही कितने महीने बीत गए। तब एक दिन वो पार्लर में मिल गई। हाल ही में, बल्कि कुछ हफ्ते पहले ही माँ बनी थी। बेटे को दादी के पास छोड़कर पूरे शरीर की वैक्सिंग करवाने पार्लर आई थी, और पार्लर की मालकिन नीलम से पूछ रही थी कि हाथ फिराने पर कहीं खुरदुरापन महसूस तो नहीं होता। वो बोली मुझसे कि चाहती है कि पति उससे हमेशा खुश रहे। कम दहेज लाने के कारण मिलने वाले तानों से अगर साज सज्जा बचा ले, सास बहू सीरियलों में पहने जाने वाले कपड़ों की नकल खरीदने पहनने और पति की पसंद से कम या अधिक वजनी हो जाने से ज़िंदगी ठीक ठाक चलती रहे, तो क्या बुरा है। असल बात है पति और सास को खुश रखना। ससुराल से निकाल दी गई तो मायके में भाई भाभी रखने को मन से तैयार थोड़ी होंगे। इतना कम दहेज देकर विदा किया तो मायके लौटने पर इज्जत पाने, दोबारा पढ़ाई शुरू करने या किसी और से शादी करने की तो सोच ही नहीं सकती ना। शायद बेटा यानी वंशज पैदा करके दे देने के बाद ससुराल में मेड या बिस्तर की सज्जा मात्र बनी नहीं जिए, एक बहू, पत्नी और माँ की इज्जत पा जाए। उस दिन वो खुश दिख रही थी, इसीलिए उसे लेकर मेरी बेचैनी कुछ कम हो गई। मैंने सोचा कि अगली बार मिलने पर उसे छेड़ूंगी कि पति को तुम्हारी पीठ पर खुरदुरापन महसूस तो नहीं हुआ, पर पहले वो मिले तो, दिखे तो, ठीक तो हो। कुछ दिनों बाद ही आशंकाएं फिर से सताने लगी थीं, जिनका कोई आधार नहीं था। एकदम कोई आधार नहीं था, ये कहना भी पूरा सच नहीं। हाल ही में 2 एसएमएस उसकी ओर से आए, जिन्होंने मुझे परेशानी में डाल रखा था। एक तो जाने क्यों गुड नाइट आंटी का था, जिसके जवाब में मैंने भी उसे गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स लिखकर भेजा था, और दूसरा था अगली ही रात गुड बाय आंटी का। जवाब में मैंने उसे एक प्रश्न चिन्ह भेजा था, जो आज तक अनुत्तरित था। आदत के विपरीत अपनी पहल से भेजा गया उसका गुड बाय आंटी मेरे जहन में अटका पड़ा था। अपने प्रश्न चिन्ह का कोई जवाब न पाकर मैंने अगले दिन फ़ोन मिलाया तो वो स्विच्ड ऑफ था। मैं उस गुड़िया से मिलना चाहती थी, मैं तसल्ली करना चाहती थी कि वो ठीक है। मन तो होता था कि उस भोली भाली को उठा लाऊं ससुराल से, जहां वो मेड और देह मात्र यानी बिस्तर की सज्जा की तरह इस्तेमाल की जा रही थी। साथ ही ये बात भी छू गई थी कि वो मेरी तरह बनना चाहती है। अपने जीवन की पेचीदगियों में मैं उसे बताना नहीं चाहती, पर तय है कि मेरा जीवन उससे लाख गुना बेहतर है। आखिरकार मन नहीं माना तो मैंने पूछ ही लिया, दीपाली नहीं आती इन दिनों? कई महीनों से नहीं देखा, अब तो बेटा खेलने लायक हो गया होगा। सभी महिलाएं एक दूसरे का मुंह देखने लगीं। मुझे कुछ अजीब सा लगा। ठीक है कि मैं इस मंडली में बहुत घुली मिली नहीं, पर किसी का हाल पूछ लिया तो बुरा क्या किया। तब नीलम धीरे से बोली, आपको मालूम नहीं कि दीपाली नहीं रही? क्या? मैं चौंकी। क्या हुआ उसको? उसने तो जी सुसाइड कर लिया, ममता मैम बोली। हाय राम, क्यों भला? इतनी प्यारी लड़की, अभी तो बेटा साल का भी नहीं हुआ होगा, इतने प्यार से पति के लिए बन संवर कर रहती थी। मैंने चौंकते हुए कहा, प्यार से नहीं, मजबूरी में। बन संवर कर नहीं रहती तो वैसे भी पति छोड़ देता। उसे वो पसंद नहीं थी, उसका लाया कम दहेज भी पसंद नहीं था। फिर बेटे की सूरत ना पापा जैसी थी ना माँ जैसी, तो झगड़े होने लगे थे। वहाँ बैठी किसी महिला ने कहा, जिसे मैं पहचानती नहीं थी, ना जी, बच्चे की सूरत तो दादी से पूरी मिलती है, वो तो बहाना था, ममता मैडम बोली थी। नीलम ने कहा, दीपाली बेचारी पति को लुभा सकने को नन्हे दूध पीते बच्चे को छोड़कर यहाँ आती रही कि उसके चेहरे मोहरे, देह बालों में कोई कमी ना दिखे। अच्छा फिगर, अच्छा स्वभाव, अच्छी सूरत। पति पर तो जान देती थी,
अब अगर मायके वाले दहेज ज़्यादा न दे पाएँ तो उसका क्या कसूर। दहेज की बात तो नहीं थी जी, असल में पति का दिल पहले से ही कहीं और था, तो पत्नी को परेशान करता, हर बात में नुक्स निकालता रहता था, खासकर उसकी साज सज्जा, चेहरे और देह में। वो सजी धजी रहे तब भी उसे शिकायत, न सजे तब भी। सुना तो ये भी है कि उसने दीपाली के कई न्यूड फोटो, गंदे वीडियो नेट पर डाल दिए थे। किसी और को चाहता था तो उसे तरह तरह से अपमानित करता रहता था। घर का सारा काम संभालती तब भी सास दिन भर परेशान करती रहती। अब कहाँ जाती वो। पिता पहले ही चल बसे, भाई रखने को तैयार नहीं। जाने क्या बात हुई कि उसने पंखे से लटक कर। मैं सिहर गई। कोई भी समझ सकता है कि अपना ही पति अगर इंटरनेट पर पत्नी की न्यूड तस्वीरें डाले, पत्नी को घर पर रख छोड़ किसी और को प्यार करे तो पत्नी को कैसा लगेगा। और फिर मायके में कोई पूछने वाला नहीं। क्या करती, कैसे जीती, कोई उपाय ही नहीं था। ममता मैम अपनी रॉ में बोली। मेरा दिल रो पड़ा। तो ये था उसका गुड बाय आंटी। भाई हम तो चेहरा संवार सकते हैं, ज़िंदगी नहीं संवार सकते, नीलम बोली। किस्मत पर हमारा क्या वश। मैं ठक बैठी रही। ममता मैम कहे जा रही थी, औरत तो हर तरह से पति की पसंद की बनने को तैयार रहती है। अगर पति को लंबी पत्नी चाहिए थी तो नाटी पत्नी बेचारी सारी ज़िंदगी पति के बगल में हील पहने खड़ी होगी, चाहे इसके कारण कमर में तकलीफ ही क्यों ना हो जाए। पति को गोरी चाहिए थी तो पत्नी सांवली या काली है तो बुढ़ापे तक गोरेपन की क्रीम लगाएगी, किस्म किस्म के नुस्खे आजमाएगी कि रंगत सुधर जाए। पर पति कभी नहीं कहेगा कि तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो। कम पढ़ी लिखी हो या सुंदर नहीं हो, तब तो पति का हक बनता ही है कि घर पर पत्नी को रोती छोड़ पढ़ी लिखी या सुंदर औरत से दोस्ती कर ले, अफेयर चलाए। कम बोलने वाली हो तो हो सकता है कि पति कह दे, तुम तो हंसती बोलती ही नहीं, मुझे खिलखिलाती हंसती लड़कियां पसंद हैं। और ज़्यादा बोले तो क्या पता पति ऐसा मिल जाए जिसे गंभीर, चुप्पी, पढ़ाकू सी लड़की पसंद हो। तो जो भी हो जी, लड़की को तो हर समय कोई और बन जाने, पति की पसंद में ढल जाने को तैयार रहना होता है। दीपाली ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की। पति और सास जैसे कहें वैसे ही जीने की कोशिश की, पर उसकी किस्मत ही खराब थी। बैड लक नहीं तो और क्या है कि लड़की कठपुतली बनकर जीने को तैयार है, तब भी आप। वातावरण भारी हो गया। इतनी सारी चुप्पियाँ, अनकही सिसकारियाँ सतह पर आकर पसर गईं। अंदर छुपे दुख अपने चेहरे दिखाते बाहर झांकने लगे। ममता मैम कहे जा रही थी, अब देखो ना, क्या शादी के समय किसी लड़के से किसी ने पूछी है उसके कंधे और कमर की माप, जैसे कि लड़की की जानना चाहते हैं। छातियाँ बढ़ाने या घटाने के विज्ञापन, इतने तरह के लोशन, क्रीम, रंगत निखारने की तरकीबें, उसके मुकाबले लड़कों के लिए कितने विज्ञापन हैं। क्या आज भी शादी के वक्त मिडिल क्लास में कोई परवाह करता है कि लड़के का शरीर कैसा है। दुबला है, चलो लड़की खिला पिला के ठीक कर देगी। मोटा है, कोई बात नहीं, चलता है। नाटा है तो क्या हुआ, मोटा कमाता तो है ना। जो जैसा भी है, लड़की का काम है उसे वश में करके रखना, उसके दुर्गुण नहीं देखना और उसके पसंद की बनकर रहना। पति जैसा चाहे वैसा ही ढल जाना। पर लड़के को ये नहीं सिखाते कि पत्नी के दुर्गुण मत देखो, उसे कोई और बनने पर मजबूर किए बिना प्यार करो। वे लगातार बोले जा रही थी। मैं अपने अंदर मौन बहते दुखों को संभालती चकित हो रही थी कि वे मोहल्ला पुराण सुनाने के अलावा सोच भी सकती हैं, तर्क भी कर सकती हैं। चलो, जाने वाली तो चली गई, अब हम तो जी लें, अनामिका बोली तो सब चौंक गए। फिर रुके हुए हाथ चलने लगे, बाल कट कट कर नीचे गिरने लगे, भौहें तराशी जाने लगीं, चेहरा चमकाने को मालिश शुरू हो गई, मेड को चाय बनाने को कह दिया गया। धीरे धीरे मुस्कुराहटें पसरने लगीं, ठहाके हवा को फोड़ने लगे। पर कुछ था जो मेरे अंदर ठहर गया था। दरअसल मेरे दिमाग ने सुनना बंद कर दिया था। एक ही धुन बज रही थी अंदर कि वो मर गई है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने उसके लिए सिर्फ सोचा, कुछ किया क्यों नहीं। मैं अपराधी हूँ। सोचते सोचते इतनी देर कर दी मैंने कि वो मेरी पहुँच से इतनी दूर चली गई। अब हाथ उसे छू नहीं सकते, और जब यहाँ इकट्ठा महिलाओं को उसके बारे में इतना सब मालूम है तो मुझे क्यों नहीं मालूम हो पाया पहले। सब मेरी गलती है, मेरी। वो मेरी तरह बनना चाहती थी और मैंने उसको धोखा दिया। मैं उसके घर जा सकती थी, चली जाती तो सास और पति को मालूम तो होता कि कोई है जो दीपाली के साथ है, वो अकेली नहीं है। ये एक भयावह अंत था।
मेरा दिमाग सुन्न हो गया और पार्लर की हवा में फैली खुशबू मुझे विकर्षित करने लगी। वहाँ बैठी लड़कियों की खिलखिलाहट और ठहाके चुभने लगे। उन ठहाकों और खिलखिलाहटों के पीछे बसा चीत्कार साफ सुनाई पड़ने लगा। मैं बिना बाल कटवाए, बिना फेशियल करवाए उठकर बाहर आ गई। वो नहीं है, वो जा चुकी है। मैंने खुद को याद दिलाया, क्यों जा चुकी है वो, और उसने मुझे पूरा सच क्यों नहीं बताया? वे न्यूड फोटो, सेक्स वीडियो वाली बात क्यों नहीं कही? हम महिलाएं एक दूसरे को अपने जीवन का पूरा सच क्यों नहीं बताती? हम खुद दुख भुगतती और उसे खुद ही न स्वीकारती औरतें क्यों हैं? मेरी आंखों में आंसू आने लगे। काश कि दीपाली ने खुद को सजी धजी गुड़िया बनाए रखने और पति की फरमाइश पर पार्लर आने से इनकार कर दिया होता। पर मुझे एक झटका लगा। वो बिन पढ़ी, बिन माँ बाप की बेटी ऐसा कैसे कर सकती थी, जब अपने पाँवों खड़ी, पीठ पर पिता का हाथ होते हुए भी मैं ऐसा नहीं कर पाई। हमेशा यही तो सोचती रही कि कैसे खुद को सागर की नज़रों में काम्य बनाए रखूं। शादी होते ही पति की पसंद का खाना, उसी की पसंद की घर की साज सज्जा, स्लिम बनी रहने के चक्कर में बार बार मेलन्यूट्रिशन का शिकार होना, पति की पसंद के बाल कटाने के चक्कर में एक बार तो मैंने बाल इतने छोटे करा लिए कि बंदरिया सी दिखने लगी थी। ऑफिस में बॉस से लेकर सहेलियां तक परेशान हो गई थीं। मुझे रोना आने लगा। फिर मेरा रोना और तेज हो गया। जी भर रो लेने की ख्वाहिश में मैं बगल के पार्क में जाकर बैठ गई। दीपाली, दीपाली, तुम ऐसे हार क्यों गई? एक बार तो कहा होता, बस एक बार। काश कि थोड़ी सी हिम्मत की होती। पर वो तो जैसे मेरी आंखों के सामने मुझे गुड बाय आंटी लिखकर बार बार पंखे से लटक रही थी। लटकी हुई वो ऐन मेरी नज़रों के सामने दम तोड़ रही थी। काफ़ी देर बाद मैं उठी। मैंने पार्लर को मुड़कर देखा। नहीं, वो बदसूरती और खूबसूरती को पाटती कोई जादुई जगह नहीं थी। वो दोज़ख की आग थी, जिसमें सिर्फ इस वक्त वहाँ बैठी लड़कियाँ या महिलाएं नहीं, सारी नारी जाति जल रही थी। सारी की सारी नारी जाति। उनको कोई और बनने, किसी और के वैल्यू सिस्टम के अनुसार सजने जीने को उकसा रही थी वो जगह। मैं पार्लर से उल्टी दिशा में भारी कदमों से चलने लगी। अब ज़िंदगी में कभी पार्लर नहीं जाऊंगी। मैंने अनचाहे ही आंखों में बार बार आ जाते आंसुओं के बीच सोचा, पर क्या मैं कभी सिखा पाऊंगी किसी को कि वो सिर्फ खुद से प्यार करे, भीड़ में लोगों को अपनी ओर उठती निगाहों से नहीं? मैं समाज की इस सोच से कैसे लड़ पाऊंगी कि वो किसी लड़की को काम में समझी जाने के लिए खूबसूरत दिखने पर जोर नहीं दे, पुरुषों को रिझाने के खेल में उसे न डाले? पता था मुझे कि हमें खुद को प्यार करना नहीं, खुद को प्यार किया जाना भाता है। मैं घर लौटकर आईने के सामने खड़ी हो गई। मैं रो रही थी। माँ की सलोनी गोल मटोल गुड़िया रो रही थी। वो बहुत जल्दी बूढ़ी हो गई थी और उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसका सब कुछ छीन लिया है। जार जार रो रही थी वो प्यारी गुड़िया, जिसने युवावस्था में अपने आकर्षक चेहरे, नपी तुली काया की इतनी धूम मचा रखी थी। आईने के सामने खड़ी उस बदशक्ल बूढ़ी स्थूलकाय गुड़िया को जैसे कोई चिढ़ा रहा था। माँ की बूढ़ी गुड़िया, माँ की बूढ़ी गुड़िया, बदशक्ल भद्दी मोटी गुड़िया। मैं हैरान थी। बदशक्ल भद्दी मोटी और मैं परेशान थी। माँ की बूढ़ी गुड़िया? पर बारबी कभी बूढ़ी नहीं होती। जो बूढ़ी हो जाए वो बारबी नहीं हो सकती। मैं हिचक हिचक कर रोने लगी। माँ, आपने भूरे बाल और चिकने गोरे गालों वाली अपनी बिटिया को सिखाया क्यों नहीं कि सफल काम में बनी रहने को पति की पसंद की गुड़िया बनी रहना जरूरी नहीं, उसे बारबी सी बनना तो कतई जरूरी नहीं, जिसे उसके अनजाने अनचाहे उसकी कीमत मांगकर दहेज लेकर उसका मालिक बना पति मन मर्जी मरोड़ तोड़ रहा होता है। उससे खेलता खुश होता, उस पर अपना हक जताता, कभी सीने से लगाता, कभी लतिया रहा होता। मैंने सुबकते हुए खुद से बुदबुदाकर कहा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। आपकी बात ही सही थी कि मुझे किसी ऐसे को खुद को सौंपना चाहिए था जो चेहरे नहीं बुद्धि की कीमत लगाता, पर मैंने आपकी सोच का कभी साथ नहीं दिया। मेरा रोना और तेज हो गया, पर 2000 किलोमीटर दूर रहते माँ या पापा ने नहीं सुना। गुड़िया बनी रहने की कोशिश में दीपाली और मैं दोनों मारे गए थे। उसका मरना सबों को पता था, पर मेरा रोज़ रोज़ धीरे धीरे मरते जाना किसी को पता तक नहीं था। रोती हुई मैं खुद को और दुनिया की हर लड़की को पार्लर जाने या किसी बारबी डॉल में तब्दील होने की कोशिश से बचा लेना चाहती थी।
मैं ठानना चाहती थी कि अनाकर्षक दिखने की कीमत पर भी दुनिया में अपनी जगह बनाऊंगी। अब साज सज्जा की जगह वो करूंगी जो करना दिल को भाता हो। पर कल्पना में दिखते दृश्यों ने मुझे दहला दिया। सागर किसी और की बाहों में था और ऑफिस में बॉस मुझे किसी भी फंक्शन, किसी भी मीटिंग में प्राइम रोल नहीं दे रहे थे। कह रहे थे वे कि दिखाया वही जा सकता है जो दिखाने लायक हो। मेरे सर पर हथौड़े पड़ने लगे। मुझे पता था कि खुद से किए वादे पर मैं टिक नहीं पाऊंगी। आज तो वापस आ गई, पर अगले हफ्ते पार्लर जरूर जाऊंगी। अभी आप सुन रहे थे एक बहुत बेहतरीन कहानी, बार्बी डॉल्स। कहानी सुनकर आप भी कहानी की नायिका के मनोभावों और विचारों से इत्तेफाक रखते होंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप उच्च कोटि का हिंदी साहित्य सुनना चाहते हों तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।